बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही आपका मेज़बान मंजूर इफ्तर सर राह आज हमारे दरमियान मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन असेंबली गुलाम शहजाद आगा और हल्का 2 से आप बिलोंग करते हैं सईद मोहम्मद अली शाह और अपोजिशन भी है इस वक्त हल्का 2 के। तो हम इनसे मौजूदा सूरत हाल जो कि शहर में लोड शेडिंग, आटा बहरान और पानी की इस वक्त जो शिद्दत अख्तियार का ये पानी की बंदिश है और हर तरफ से आवाज़ें उठ रही है। और एक शदीद बहरान का जिक्र करूं कि इस वक्त आटा 4 किलो तक आवाम को दौर वो पुराना दौर मतलब 61-65 के दौर को आप कहें तो भेजा ना होगा, उस वक़्त के दौर में हम दाखिल हैं और 4 किलो आटा के हुसूल के लिए भी लोग दरबदर है, लोग एहतजाज और मुख्तलिफ़ वार्ड से हल्कों से एहतजाज हो रहे हैं। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले हमारे बहुत ही अजीम लीडर रुकन असेंबली गुलाम शहजाद आगा साहब से इनसे मैं जानना चाहूँगा, जनाब आगा साहब, आप रुकन असेंबली भी है, असेंबली फ्लोर पे आप हर अवामी इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों की हुकूमत आई है और दावे बहुत कुछ हो चुके हैं लेकिन सारा कुछ उलट हो रहे हैं? आटा नहीं है, गंदम नहीं है, बिजली नहीं है और इस वक्त तो पानी भी नहीं है। क्या है ये मेन वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हाजी साहब। एक बात की मैं थोड़ा सा तस्दीक करता चलूँ कि हम हुकूमत में नहीं हैं बल्कि हम अपोजिशन में हैं और बहैसियत अपोजिशन मेंबर हम अपने किरदार अदा करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी किरदार अदा करता रहूँगा। वाकई रही बात, वाकई में गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो बुनियादी सहूलियात हैं जिसमें पानी, गंदम, खुराक, बिजली, ये बुनियादी सहूलियात में आता है। जब ये लोग को इलेक्शन में गए, इलेक्शन में जाते हुए बड़े ऐलानात हुए, इलेक्शन के बाद ऐलानात हुए, वज़ीर आला साहब कई बार बल्तिस्तान का दौरा किया, बड़े ऐलानात हुए, लेकिन इनके ऐलानात सिर्फ ज़बानी जमा खर्च रहे हैं और इनके ऐलानात सिर्फ ऐलानात की हद तक रहे हैं। लेकिन जितने भी इस वक्त ख़ास कर मैं कई बार कह चुका हूँ, इस वक्त हुकूमत जो है ना 2 चीज़ों के ऊपर अपने आप को कायम रखा हुआ है। एक तो इन्होंने गंदम चोरी करना है, वो कर रहे हैं। आज हमें ये इंकशाफ हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान की गंदम इस वक्त जो है ना स्मगलिंग होके अफ़गानिस्तान को स्मगलिंग कर रहे हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर खुराक पर आयद होती है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आला पर होती है। आपने मतलब इन पर एलिगेशन लगाई कि आप कहते हैं कि ये गंदम चोरी कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। आप अपोजिशन है, आपका क्या काम है असेंबली? हमारा काम ये है, हमारा काम अमल दरामद का नहीं है, हमारा काम चीखना है, चिल्लाना है, आवाम को आगाही देना है। हमारा काम ऐवानों में आवाज़ बुलंद करना है, आवाम के हक़ में हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो ऐवान में हो चाहे वो ऐवान से बाहर। आप और आपके लीडर अमजद एडवोकेट हुकूमती ऐवानों को हिला रहे थे और ये क्या वजह है कि पिछले 2 महीने से आप बिल्कुल खामोश हैं? तो पता नहीं अंदरूनी खाना नहीं, हमें अफसोस इस बात की है कि हमारे आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हर महीने में एक इजलास बुलाना ज़रूरी है, लेकिन वही उसी असम्बली के ज़रिए ही गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ या उनके उन मसाइल के ऊपर वहाँ पे गुफ्तगू होती है, गपशप होती है, वहाँ से मसाइल का हल निकलता है, वहाँ से कानून साजी होती है, लेकिन वो इदारा ही कई महीनों से बंद है। हम कहाँ जाके चीखें? हमने 10 दफ़ा रिक्वेजिशन भेजी कि भाई इजलास बुलाएँ ताकि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन इशूज़ को एड्रेस किया जाए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो इदारा जहाँ से कानून साजी होनी है, जहाँ से आवाम को रिलीफ मिलना है, जहाँ पे आवाम की बात होती है, वो उस इदारे को अभी तक ताला लगा हुआ है। शहजाद साहब, एक चीज़ शायद आपके नॉलेज में हो, अभी आपने जिक्र किया कि गंदम सारा अफ़गानिस्तान से स्मगल हो रहा है और आप अपोजिशन है और आपसे पता नहीं मतलब क्या मसला है, आपसे रुक नहीं रहा, आप एहतजाज करें। दूसरा ये कि स्कर्दू बल्तिस्तान रीजन का जो कोटा 75,000 बोरी गिलगित जा रहे हैं, क्या इतने रहाइश पजीर है बल्तिस्तान के लोग गिलगित में? कोई नहीं है। मैं जिसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की कि पर चूल्हा जो है ना वो गिलगित में 8 किलो आटा दी जाएगी,
گندم دیا جائے گا، بلتستان میں جو ہے نا 4 کلو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم ایک صوبے میں رہتے ہیں، ہم گلگت بلتستان کو ایک اکائی سمجھتے ہیں، اس اکائی کے اندر بھی تقسیم در تقسیم، یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے کہ گلگت بلتستان کو آپس میں لڑانے کی۔ یہ اس وزیر اعلیٰ کی نااہلی ہے، یہ صوبائی وزراء کی نااہلی ہے، اور خاص کر اس پالیسی کو وضع کرنے والا وزیر خوراک جو کہ بہت بڑے دعوے بھی کرتا ہے، یہ ذمہ دار ہیں کہ اس پالیسی کو فوری طور پر واپس لیں۔ ہم کبھی اس پالیسی کو قبول نہیں کریں گے کہ کسی ضلع میں 4 کلو آٹا دیا جائے گا یا 4 کلو گندم دیا جائے گا۔ لہٰذا بلتستان کے اتنے سارے لوگ گلگت میں رہائش پذیر نہیں ہیں، لیکن اس حد تک اگر جو تعداد آپ بتا رہے ہیں، اس حد تک تعداد میں کٹوتی ہو رہی ہے تو گلگت کے لوگ یہاں پہ بھی رہائش پذیر ہیں یا دیگر اضلاع کے لوگ یہاں پر بھی رہائش پذیر ہے، کیوں کٹوتی نہیں کرے؟ برابری کی بنیاد پر آپ دوبارہ اس کی سینسس ہونی چاہیے، دوبارہ اس کے اوپر۔ شہزاد صاحب، آپ اسمبلی فلور پہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، ہم تو چلو ہم تو روڈ میں آ سکتے ہیں، مطلب عام لوگوں کا یہی ہے، لیکن آپ اسمبلی فلور پہ موجود اور آپ وہاں پہ عوام کے جو جتنے بھی مطلب مسئلہ مسائل ہے، یہ جو ذکر ہے سب سے پہلے جو گندم کا، اس کے علاوہ ابھی تک آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی وضع کی، آپ اور امجد ایڈوکیٹ؟ بھائی جان، یہ میں نے پہلے ہی وضاحت کی ہے نا کہ اجلاس بلائیں تو ہم اسمبلی میں بات ہوگی نا، باقی باتیں تو ہم پریس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ہمارے حقوق پر شب خون مار رہا ہے۔ بجلی کی شارٹیج، گندم کی شارٹیج، پانی بحران، وزیر اعلیٰ کو ان سارے چیزوں سے کوئی شاید سروکار نہیں ہے۔ میں بھی مطلب پبلک کو وہ میں بتا رہا ہوں کہ شاید ان کو اس چیز سے سروکار نہیں ہے، اور اس کو اسلام آباد کی یاترا کی شاید زیادہ ضرورت ہے، اور وہ بار بار ادھر جا رہے ہیں، آزادی مارچ، کبھی کس مارچ کے۔ کیا یہ ہمارے گلگت بلتستان کے عوام پر بھیجا بوجھ نہیں ہے سرکاری؟ یہ دیکھو، پچھلی دفعہ انہوں نے ریلی لے کے گئے گلگت بلتستان کے عوام کی، بجٹ سے یہ انہوں نے اخراجات کی، اس بجٹ کا انشاءاللہ ہم حساب کتاب لیں گے، ہم ایک پائی کا حساب لیں گے، کیونکہ کروڑوں روپے خرچہ کر کے انہوں نے عوام کو وہاں لے کے جانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو گلگت بلتستان کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر سروکار ہے تو ان کو اپنے عمران خان کو بچانے کے چکر میں وہ گلگت بلتستان کو نظر انداز کر رہے ہیں، خاص کر بلتستان کو۔ لیکن جب یہ تیسری بار شاید گئے مارچ میں شریک ہونے کے لیے، یہاں سے ریلی لے کے گئے، لیکن آپ نے ایز اے اپوزیشن آپ نے ان کو احتجاج وغیرہ نہیں کیا، دیکھیں کیا وجہ؟ ہم احتجاج اس لیے نہیں کہ روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیے کہ بھائی گلگت بلتستان کے وسائل تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں ہے، بطور وزیر اعلیٰ آپ اپنے جیب خرچ سے آپ جہاں جائیں، جہاں احتجاج کرنے کے لیے وہ آپ کو آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، آپ یہاں سے کراچی جائیں، آپ اپنے خرچے پہ جائیں۔ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ آپ کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ یہاں کے وسائل کے اوپر بے دریغ استعمال کریں، اور وہ آپ جا کے بنگالہ میں چوکیداری کے لیے یہ پیسے نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ 2 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اور اس 2 سال کے عرصے میں آپ لوگ نے مطلب اپوزیشن کا کردار جس طرح ادا ہونی چاہیے، جس طرح ان کو کھینچنا چاہیے، وہ شاید آپ نہیں کر رہے، کیا مسئلہ؟ خیر، یہ شاید یہ آپ کی بات ہے، لیکن جو اپوزیشن کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں شاید اس اسمبلی کے جتنے بھی دورانیے گزر چکے ہیں اس اسمبلی کے دورانیوں کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ جب بھی اسمبلی اجلاس ہوتا ہے تو ایک ایشوز ڈسکس ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، خاص کر اپوزیشن لیڈر کی طرف سے، کئی گھنٹے جو ہے نا تقاریر ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر، ہم اپنے وسعت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کے ایشوز کو ایڈریس ہونا ہے، اس ادارے کو جو ہے نا اپوزیشن سے ڈر کے، اپوزیشن کے خوف سے انہوں نے اسمبلی کو تالا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین، ہم آتے ہیں سعید محمد علی شاہ کی جانب۔ ہفتہ 2 میں آپ ہر وقت دوسری پوزیشن پہ، اور اس وقت حلقہ گوناگوں مسائل کا شکار ہے، لوگ مختلف مسائل کے دلدل میں، ابھی ذکر ہوا بجلی ہے، پانی ہے، روڈ کے مسائل ہے، مطلب تعلیم نہیں نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب صحت کی سہولیات نہیں ہے، تو آج تک آپ بھی خاموش ہیں۔ شاہ صاحب، کیا وجہ ہے؟ آج تک آپ نے کوئی اپوزیشن کا کردار مجھے نظر کہیں نہیں آیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی منظور صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری خیالات جاننے کے لیے ہمیں یہاں پر مدعو کیا، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جماعت برسر پیکار ہیں حلقہ نمبر 2 سے، مذہبی جماعت، انہوں نے دعوے تو بڑے بڑے کیے تھے، گلگت بلتستان کے عوام نے ان کو
उससे हट के मैं हल्का नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मजहबी जमात के जो नुमाइंदा इस वक्त मिनिस्टर हैं मैसम साहब, इन्होंने हल्का नंबर 2 के अवाम के साथ 2 वादे कमिटमेंट किया था, 2 वादे किए थे। इन्होंने एक कहा था जी कि हम अबूरी सूबा जो है वो हम बनवाएंगे, दूसरा जो हम शतुंग नाले को जो है वो डाइवर्ट करेंगे, उसकी डाइवर्जन का उन्होंने वादा किया था। लेकिन तकरीबन 2 साल वफाक में ये लोग इनके साथ रहे, 1.5 से 2 साल, न वो अब भी हैं, न वो अबूरी सूबा जो है ना वो ला सके, उसमें कामयाब हुए, न वो शतुंग नाले की जो है उसकी डाइवर्जन पे जो है वो बात कर सके, वो काम कर सके। तो इन्होंने इससे पहले बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन मंजूर साहब, हाजी साहब, आप भी इसी हल्के के एक फ़र्द हैं, आप भी एक ज़िम्मेदार हैं, आप भी किसी पार्टी के जो पार्टी को हेड करते हैं। तो हमने कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हमने एहतजाज हमने ज़रूर अपना रिकॉर्ड करवाया है, शायद आपके नोटिस में है नहीं इस बात का। हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। हमने इनको तकरीबन 2 साल का टाइम भी दिया। चलें जी, उस दिन हमारी मैसम साहब से वहाँ कचूरा में कहीं मुलाकात भी हुई, तो उस दिन भी हमने लोगों के सामने कहा अगर आप अच्छे काम करते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आप अच्छे काम नहीं करते हैं, आप लोगों को धोखा देते हैं तो बहुत हो गया आप लोगों को। इसके बाद जो है ना हमने एक भरपूर जो है आप लोगों के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम हमने चलाना है। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे हम इनके ख़िलाफ़ जो है एक भरपूर जो है वो मुहिम हम चला रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे जो इन्होंने किए थे वो कोई भी काम जो है ना ये लोग अब तक। इसमें मेन क्या था कि जो वादे उन्होंने बड़े बड़ों में जिक्र करे ना, क्या क्या वादे किए? सर देखिए ना, बड़े बड़ों में यही है ना, मतलब शतुंग नाले का इन्होंने वो किया था। अच्छा जी, उसके बाद अबूरी सूबा है, ये 2 इस पे इन्होंने वो बात किया था कि भाई हम ये चीज़ें दोनों हम करके दिखाएंगे, लेकिन अब तक वो जो है ना कुछ भी नहीं कर सके। दावे तो इन्होंने। आपका क्या हिम्मत है सर देखें, उन्होंने ऐलान किया उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुई, तो आपका क्या हिम्मत अमली है? सर अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ जो है ना हल्का नंबर 2 के अवाम में हम जा रहे हैं। हम लोगों को बता दिया कि भाई बहुत हो गए, 2 साल गुजर गए, लेकिन जमात का भी इस्तेमाल किया। लफ्ज़ मजहबी में क्या है? लफ्ज़ मजहबी में यह है ना जी, मज़हब को इन्होंने इस्तेमाल किया, मज़हब की आड़ में लोगों को हल्का नंबर 2 की जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है ना जी, हम मजहबी लोग हैं, यानी हम आप लोगों को पहले तो जन्नत और दोज़ख के बड़े बड़े इन्होंने हल्का नंबर 2 के अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाए, मतलब जन्नत में ले जाने के ख्वाब दिखा के वोट ठीक लिया। हो गया जी। हमें अगर वोट नहीं देते हैं तो बंदा जो है उसके लिए फिर आखिरत में मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बड़े ड्रामेबाजी इन्होंने पहले भी करता रहा। इसमें भी बहुत सारे जगहों पे इन्होंने यही मजहबी नारा इन्होंने इस्तेमाल किया। उसके अलावा ये 2 इशूज़ पे जो है ना, 2 बड़े मेजर जो इशूज़ पे इन्होंने बात की, ये दोनों काम हम करेंगे, लेकिन अब तक वो कुछ नहीं कर सके। और बहुत जल्द जो है एक मतबले हम बना रहे हैं। जो मजहबी जमात का आपने जिक्र किया, ये शायद इसी गंदम सब्सिडी को लेकर ये असेंबली में पहुंचे थे सर। और मंजूर आज साहब, जो इनका एक मेंबर जो है ना इसी नारे पे जो है ना वहाँ पहुंचे हैं, और आज उससे भी बदतरीन सूरत हाल है, लेकिन ये भी कहीं पर जो है ना कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आते। नहीं, आपको ख़ुद पता है कि जब पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में 150 की 200 रुपये बढ़े, तो कितने अरसे ये यादगार के ऊपर इन्होंने जो है ना वहाँ पर डेरा जमाए रखे, यादगार के ऊपर रहा। आज कितने, एक तो इनके दौर में जो है इनके जो इनके एलाई हैं, जिस हुकूमत के साथ ये शामिल हैं, PTI के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, और जो सूबाई इनका वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद, इन्होंने तो ये एक प्लान तैयार किया था कि भाई प्लान तैयार किया था कि हम इस गंदम की सब्सिडी को ही ख़त्म कर देंगे। वो इसलिए वो ये सोच रहे थे कि भाई ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है ना, ये भुट्टो का तोहफ़ा है, बेनज़ीर का तोहफ़ा, इस तरह के वो कह रहे थे। ये कहानियाँ ये लोग जोड़ते हैं और अपने सियासत चमकाते हैं, ये करते हैं वो। और वाकई में आप देख रहे हैं इस वक्त यही 20 किलो ठेले का जो आटे का जो थैला है वो पंजाब में मेरे ख्याल में 1200 से 1400 रुपये की 1500 रुपये का है, और यहाँ पर 330 रुपये 350 रुपये है। तो ये इनकी ये कोशिश थी कि इस सब्सिडी को ही ख़त्म करके वो सर मंजूर भाई जो भी हैं, जो भी अभी मिल रहे हैं, इनकी तो ये कोशिश थी कि इस सब्सिडी को ही ख़त्म किया जाए सिरे से ही, ताकि लोग भुट्टो को भूल जाएं। लेकिन ये इनकी भूल है। गंदम क्या गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नरशिप आपके पास है जी, पीपल्स पार्टी के पास। जी जी, तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए 2-3 स्टेटमेंट मैंने खुद देखा, लेकिन उस पर भी कोई सेक्रेटरी वगैरह जिसको उन्होंने कहा है वो कोई जो है ना एक्टिव होते हुए नज़र नहीं आते। क्या वजह है? कोई पावर में कमी है, क्या है? देखें ना, अभी हमारा इस वक्त गवर्नर है यहाँ पर,
हुकूमत तो इनकी है ना। कोशिश हमारा अमजद एडवोकेट साहब, हमारा शहजाद आगा साहब, हमारा इस्माइल साहब, हमारे बाजी जो है सादिया दानिश साहिबा और उसके अलावा भी दीगर जो PDM के लोग हैं, ये सब मिल के अभी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा अमजद एडवोकेट साहब और हमारा शहजाद आगा साहब, इंजीनियर इस्माइल साहब, ये तीनों खुल के जो है ना इस इश्यूज़ पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। हर जगह पे ये लोग जो है इनकी जो भी गलत ये लोग काम असम्बली में बिल लेके आते हैं और ये हमारे मेंबरान असम्बली को हम सलाम पेश करते हैं। हमारा पोजीशन अमजद एडवोकेट साहब को भी हम सलाम पेश, इन्होंने डट के मुकाबला किया है हर इशूज़ पे, लेकिन इनके पास वो मतलूबा तादाद इनके पास नहीं है, इसलिए इनका बिल पास हो जाता है। और इन्होंने मज़हब के नाम पे वोट लेके वो कारनामा सर अंजाम दिया है। हल्का नंबर 2 के आवाम को इतना बड़ा इनके साथ ब्लेंडर किया है। ये जो हाल ही में जो शराब और अफीम का बिल जो है उसकी हिमायत करके उसको पास करके इन्होंने जो है ना मज़हब के नाम पर इन्होंने धोखा किया हल्का नंबर 2 के आवाम के साथ मंजूर साहब। और इंशाल्लाह उसका सिला जो है आने वाले इंतखाबात में हल्का नंबर 2 के आवाम इनको देंगे। ये शराब का बिल क्या सिर्फ इन्होंने ही पास किया या इन्होंने आपके मेंबरान असेंबली? वही हमारा उसमें कोई हमारे तो लोगों ने एहतजाज किया है, इन्होंने बाइकाट किया है। एहतजाज तो रिकॉर्ड पे नहीं है शायद। अमजद एडवोकेट साहब का आपने स्पीच नहीं सुना? उसने कहा यार बड़ा अफसोस हो गया मजहबी जमातों के ऊपर आज मुझे, इतना बड़ा उसने तकरीबन घंटा 1.5 घंटे की उसने स्पीच की है असम्बली में, ठीक है जी। उन्होंने गिला भी किया मजहबी जमातों के कायदीन से, यह आपने क्या किया, किस तरह इन लोगों की हिमायत की और इस तरह से इन्होंने जो है ना उस बिल को पास कर दिया। अच्छा, कमिंग में आप क्या कहते हैं कि मजहबी जमात का सफाया होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। अब देखें ना यार, इन्होंने जो काम इनको किस काम के लिए असम्बली में भेजा था? इनको आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, आवाम के लिए तरक्याती स्कीम लेने के लिए, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बहुत कुछ सोच के जो है शतुक नाले की उसको डाइवर्ट करने के लिए, अच्छा जी अबूरी सूबा के नाम पे ये लोग ड्रामा करके ये गए थे। लेकिन इनमें से आप बताएं आज तक कोई ऐसा कोई काम इन्होंने किया हो तो ये बताएं। और इस तरह इतना बड़ा ब्लेंडर जो है हाल ही में जो बिल पास करके किया है, तो इसका जवाब तो हल्का नंबर 2 के आवाम, आपके बल्चिस्तान के आवाम तो देंगे इनको। शाह साहब बकौल आपके कमिंग में अगर आप मुंतखब होते हैं जी, तो आप आवाम को कौन सा दूध की नहरें और शहद कर देंगे, ये ज़रा बताएं। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, हमारा सबसे पहले हमारा जो मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, हमने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोज़गार देना है, ये हमारा पहला हमारा मंशूर है, ठीक है जी। और माजी में भी आप 2009 से 2015 तक देखें, जब से ये इलेक्शन प्रोसेस 1948 से लेकर 2009 तक जो है गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन की तादाद 22,000, और आज आप देखिए पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में 2009 से 2015 तक 27,000 गिलगित बल्तिस्तान के बेरोज़गार नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार दी है। और इंशाल्लाह आइंदा भी पीपल्स पार्टी जब भी बरसर इक़्तिदार आएगी, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोज़गार ही पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह देंगे। अच्छा जी, वो तो पार्टी का मामला है और पार्टी की बात होगी उसकी मशहूर। आप अपना ज़ाती ज़रा बताएं कि हल्का 2 में आप क्या करेंगे? सर, मैं हल्का नंबर 2 में इंशाल्लाह मुझे अगर आवाम मौका देते हैं हल्का नंबर 2 की आवाम की खिदमत करने का, और मुझे यकीन भी है इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें खिदमत का मौका ज़रूर मिलेंगे, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले हल्का नंबर 2 में जो तालीम का जो निज़ाम है, जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है, हम उस पर कोशिश करेंगे। दूसरा जो है सेहत के ऊपर हम काम करेंगे, और बिजली का जो इतने बड़े पोटेंशियल है हमारे इलाके में, हल्का नंबर 2 में कितने बड़े नाले हैं और कितने हम बड़े बड़े बिजली घर हम बना सकते हैं, हम उस पर इंशाल्लाह हमारी फोकस होगी, ठीक है जी। और नौजवानों के रोज़गार के लिए हम कोशिश करेंगे, इनके लिए मुख्तलिफ जगहों पे कोई ट्रेनिंग ऐसा कोई इदारा इंस्टीट्यूट हम कायम हम करेंगे। बिजली बिल्कुल नहीं है और पानी की जो मुकम्मल शॉर्टेज है, उस पर आप क्या लाएमल आपका है, जो अभी जो सूरत हाल है? अभी सूरत हाल अभी हमने परसों हाल ही में कमिश्नर और DC साहब से, आगा साहब कहीं गिलगित में थे, हम लोग पीपल्स पार्टी का हम पूरे जो है ज़िम्मेदार लोग थे, हमने उनसे बातचीत, सर ये क्या हो रहा है आपके शहर में, हमारे शहर में, आप लोग ज़िम्मेदार लोग हैं। तो DC साहब और कमिश्नर साहब दोनों ने हमें कहा है, हम लगे हुए हैं, सिरमिक का जो बिजली घर है वो आखिरी स्टेज पे हैं। फिर इन्होंने आगे तुलती से के अमायदीन से भी इन्होंने बात की है, और इधर कचरों वालों से भी इन्होंने कोई दिन को वहाँ से बिजली लाने के लिए भी वो लोग कोई बातचीत वो लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें कहा, दूसरा जो आटा जो है, आटे के ऊपर जो आपने बात की, तो इन्होंने आटे के ऊपर मैं यही कहता हूँ कि स्कर्दू में जो भी रहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमें उनसे जितने हम अपने भाइयों से प्यार करते हैं उतना हमें उन भाइयों से जो स्कर्दू में इस वक्त
रहाइश पजीर हैं, जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हम हुकूक की बात करते हैं, हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफ़ी होने हम नहीं देंगे। अच्छा, स्कर्दू में इतने लोग परसों इन्होंने हमें कहा कि तकरीबन कोई 68 से 70 हज़ार लोग जो है ना बाहर के लोग स्कर्दू में यहाँ पर आबाद हैं। तो इनसे हमने पहले भी हमारा मुतालबा, हम सब ने यही शुरू में हमने यही मुतालबा रखा है, जिस तरह अभी गिलगित में कहा जी इतने स्कर्दू से, अच्छा जी खरमांग से या अस्तोर से, चिलास से, मुख्तलिफ जगहों से, इजरा से लोग आए हुए हैं और इतना अब 8 kg कैसे बढ़ा, इन सब का इन्होंने वो डेटा इन्होंने निकाल के जो है उनकी गंदम की डिटेक्शन की है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और यहाँ भी स्कर्दू में भी आप जितने भी इजला से लोग हमारे भाई यहाँ पर रहते हैं, हम कहते हैं यार हमारे ऊपर बोझ ना हो, उनका कोटा भी यहाँ हो, तो यहाँ स्कर्दू में इंशाल्लाह ये शार्टेज भी मुझे यकीन है। तो इस पे डीसी साहब ने और कमिश्नर साहब ने हमें कमिटमेंट किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम ये काम करने जा रहे हैं। तकरीबन हमने डेटा कलेक्ट की है और जो ज़मीन जो गंदम जो बाहर से जो जा रहे हैं स्कर्दू से, जो लोग यहाँ पर हैं, उनकी सारी जो है ना वो गंदम जो है यहाँ स्कर्दू में इशू होगा। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि 22,000 बोरियाँ जो यहाँ पर बोझ था थैला जो है मंथली, वो इंशाल्लाह उस पर काफ़ी उस पर रिलीफ मिलेगा, हमें यकीन है। अच्छा, हम शहजाद आगा साहब की तरफ आते हैं। मौजूदा जो गंदम शार्टेज, बिजली बहरान, अच्छा पानी की बंदिश वगैरह पे बहुत सारी बातें हुई और आप असम्बली फ्लोर पे आप इसके हवाले से क्या लाए मल वज़ा करने जा रहे हैं और क्या मतलब पैगाम देंगे पब्लिक को कि कोई अच्छा मैसेज आएगा? इंशाल्लाह जब ये असम्बली के इजलास बुलाएंगे इसके ऊपर खूब बातें होगी, क्योंकि इन्होंने अक्सर बल्तिस्तान को नज़रअंदाज की है, एक तरफ़ा इन्होंने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह आवाम की आवाज़ बन के हम आवाज़ उठाएंगे। और जो 4 और 8 की जो रेशो किया है, क्या ये 4 किलो खाने वाला इंसान नहीं है या कोई आसमानी मालूक है जिनको 8 किलो दिया जा रहा है? तो इस गैर मुंसाफियाना तकसीम के ऊपर बड़ी बात होगी, वो इंशाल्लाह असम्बली फ्लोर पे होगी, ये बबांग दहल होगी। और मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कहीं ज़्यादती हो, नाइंसाफ़ी, उठ खड़े हो जाएँ, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, किसी का इंतज़ार ना करें। कोई हमारे लिए मरहम रखने के लिए कोई नहीं आएगा। आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और एहतिजाज करें। एहतिजाज हमारा कानूनी आईनी हक़ है। अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिनको चुना था वो तो खामोश हो गए, अब आवाम को फिर अगर रोड पे आना हो गया तो ये आवाम के साथ नहीं है। नहीं, यही तो हमारी बदबख्ती है। आवाम से हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन आता है, एक दिन आपको मौका मिलता है कि आप अपने 5 साल के लिए कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा शख्स को आप आगे करें जो आपको 5 साल लेके चलें। जब आपने आंखें बंद करके किसी पार्टी की वजह से, किसी रिश्तेदारी की वजह से, किसी ताल्लुकदारी की वजह से अगर आप नुमाइंदा चुन के ऐवान में भेजता है, तो आज ये जो हशर हो रहा है वो हशर जारी रहेगा। नाज़रीन, आपने हमारे रुकन असम्बली ग़ुलाम शहजाद आगा और सईद महमूद अली शाह की बातें सुनी। इंशाअल्लाह हम ये जो आगाही का प्रोग्राम है वो मुंतखब नुमाइंदों के अलावा आम पब्लिक, मतवसत तबके और जो हुकूमती अरकान हैं उनसे भी हम जानेंगे। इसी के साथ मंजूर युल्तर को प्रोग्राम आगाही से इजाज़त। अल्लाह ताला आप और हम सब का हामी व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।